हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 10 के बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध के सूत्र f बराबर r/2 का निगमन। f बराबर r/2 का निगमन। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा 10 के लिए दोस्तों ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट रखता है यूपी बोर्ड के लिए। तो आज हम पोस्टमार्टम करेंगे इस सूत्र का निगमन, और वो भी अवतल दर्पण के लिए। वो भी दोस्तों अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं f बराबर r/2 के सूत्र का निगमन, वो भी अवतल दर्पण के लिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी सूत्र का पोस्टमार्टम करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे अवतल दर्पण के लिए, और जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम प्रूव करा देंगे उत्तल दर्पण के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए भी यही सूत्र निकल कर आएगा और उत्तल दर्पण के लिए भी सेम फार्मूला ही निकल कर आएगा। कैसे निगमन करें दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, मानते हैं दोस्तों, माना m1 m2 m1 m2 एक अवतल दर्पण है दोस्तों। मान लिया कि m1 m2 एक अवतल दर्पण है, और जब अवतल दर्पण है दोस्तों तो इसमें पालिश बाहर की ओर की जाएगी। इसमें जो पालिश होगी बाहर की ओर की जाएगी। अब m1 m2 एक अवतल दर्पण हो गया जिसका ध्रुव P होता है फ्रेंड्स। किसी भी दर्पण का ध्रुव हम भी मानते हैं, तो इसका ध्रुव हो गया P। अब ध्रुव मुख्य अक्ष पर स्थित है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष एकदम सीधी जाती है दोस्तों और ध्रुव पर मिलती है। इसमें क्या हुआ, m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक ध्रुव P स्थित है। अब मुख्य अक्ष के समांतर किसी बिंदु से एक किरण दोस्तों निकलती है। मान लिया उस बिंदु का नाम है, उस बिंदु का नाम A। तो बिंदु A से दोस्तों एक किरण निकलेगी, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण निकलती है दोस्तों। और वो किरण, उसका नाम दे देते हैं कि वो जो बिंदु A से किरण निकली वो दर्पण के बिंदु B से टकराई दोस्तों। दर्पण के बिंदु B से टकरा गई, मतलब कि मुख्य अक्ष से एक, मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे कि मुख्य अक्ष गई थी उसी के समांतर एक किरण जाती है जो जिसका नाम है AB, और वो AB किरण दर्पण के बिंदु B से टकराई। और दोस्तों यहां पर होता है मुख्य अक्ष पर फोकस F, और यहां पर होता है केंद्र C। तो जैसे ही दोस्तों ये A बिंदु से एक किरण AB निकली और बिंदु B से टकराई, बिंदु B से टकराने के पश्चात उसका परावर्तन हो जाता है, और वो परावर्तन होकर दोस्तों फोकस F से होकर निकलता है, फोकस F से मिलता है दोस्तों। और जब ये फोकस F से निकलता है दोस्तों, ये जो जा रही थी किरण, इसे आपतित किरण हम लोग बोलते हैं, और परावर्तित हो गई इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। इसे इधर दिखा देते हैं दोस्तों, तो ये ऐसे चली गई। अब दोस्तों ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, और आप लोग जानते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो किरण होती है उसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। यहाँ पर एक अभिलंब है जो केंद्र C से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अभिलंब हो जाएगी जो कि केंद्र C से मिलेगी। अब आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि A B F, मतलब कि A B एक आपतित किरण है, B एक परावर्तित किरण है। इनके मध्य जो अभिलंब आया वो अभिलंब BC है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ये मैंने
आपको इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ा के रखा है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है तो ये सारी बातें आप जाकर उस वीडियो में भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतर वैसे भी समझ में आ जाएगा और ये वीडियो आपको वैसे भी समझ में आएगा दोस्तों, लेकिन फिर भी जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कोण ABC में जो यहाँ पर B है, ABC में क्या होगा दोस्तों, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण I कहलाता है। ये आपतन कोण हो गया दोस्तों। और फिर उसके बाद ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। आपतित किरण I हो गया, आपतन कोण I हो गया, परावर्तन कोण R हो गया। तो दोस्तों हम लोग ये भी बात जानते हैं कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव ही बराबर होते हैं। ये बात याद रखनी है क्योंकि आगे काम आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब क्या होगा दोस्तों, हम लोग मानेंगे जो लिखा है आप लोगों को लिख लेना, जो जैसा बना है आप लोगों को लिखना पड़ेगा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ये ध्रुव पर मुख्य अक्ष स्थित है और मुख्य अक्ष पर फोकस है तथा केंद्र C भी स्थित है। मुख्य अक्ष के समांतर एक बिंदु A से प्रकाश किरण निकलती है जो दर्पण के बिंदु B से टकराती है और टकराने के पश्चात परावर्तित होकर फोकस F से निकल जाती है तथा इनके मध्य आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य एक अभिलंब खींचते हैं जो कि केंद्र C से मिलती है। अब देखिए दोस्तों, इतने पे हमारा चित्र होता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसके आगे। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपतन कोण I परावर्तन कोण R सदैव ही बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो परावर्तन के नियम वाला वीडियो आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप देखिए ABC, यहाँ पर जो कोण ABC है, ABC मतलब ये वाला कोण दोस्तों, तो कोण ABC, ये कोण ABCI है मतलब कि आपतन कोण है दोस्तों। और ये जो तुम्हारा आपका CBF है, कोण CBF, ये हमारा परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव ही बराबर होते हैं दोस्तों। आपतन कोण I परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। ये हमने परावर्तन के नियम में पढ़ रखा है। तो इसे हम बोलेंगे समीकरण 1। कहाँ से दोस्तों, परावर्तन के नियम से। ये परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। ये हो गया परावर्तन के नियम से। अब देखिए, फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा दोस्तों। तो मैथ में क्या होता है कि जब कोण आप पढ़ते हैं मैथ में, तो मान लीजिए कोई रेखा है और उसके समांतर ये कोई रेखा गई हुई है, इन दोनों के समांतर ये कोई रेखा गई हुई है। तो यदि यहाँ पर ऐसे इन दोनों बिंदुओं को कोई रेखा मिलाती है, ऐसे इन दोनों बिंदुओं को कोई रेखा मिलाती है, तो फ्रेंड्स जो एक कोण यहाँ पर बन रहा है और जो ये कोण यहाँ पर बन रहा है, इन दोनों को कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, एकांतर कोण। और एकांतर कोण सदैव ही बराबर होते हैं। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, ये कहलाते हैं दोस्तों एकांतर कोण। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। अब जब दोस्तों एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, तो आपको मैंने ये क्यों बताया, आप लोग समझ गए हैं क्यों बताए होंगे, क्योंकि इस टॉपिक में काम आएगा। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, तो ये कि कहाँ पर काम आने वाला है, आप चित्र में ढूंढिए एकांतर कोण कहाँ पर बन रहा है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, आप देखिएगा AB, और फिर देखिए ये एक केंद्र को आई है अभिलंब, ये और फिर ये ऐसे चली गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है ऐसे, कोण सी पर
ये कोण बन रहा है दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी और सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होने वाला दोस्तों, ए बी सी किसके बराबर होने वाला, बी सी एफ के बराबर होने वाला है, मतलब कि दोस्तों इसके बराबर होने वाला, बी सी एफ के बराबर होने वाला है। अभी हो गया दोस्तों बी सी एफ के बराबर, इसे हम क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण। तो कहाँ से आया दोस्तों, ये एकांतर कोण से लिया गया। ये नियम कहाँ से आया, ये नियम एकांतर कोण का नियम है। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, एकांतर कोण। अब दोस्तों ये एकांतर कोण हो गए। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 में कोई चीज आपको, कोई कोण है जो समान नजर आ रहे होंगे समीकरण 1 व 2 से, या फिर समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 देखिए, तो समीकरण 1 व 2 में समीकरण 1 कह रहा है कि जो ए बी सी है वो सी बी एफ के बराबर है, और इसमें कह रहा है जो ए बी सी है वो बी सी एफ के बराबर है। इसका क्या तात्पर्य निकल रहा है दोस्तों कि ए बी सी के प्लेस पर ए बी सी ये है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम इस ए बी से जगह पर रख दें, क्योंकि ये ए बी सी इसके बराबर है। इस ए बी सी की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, मतलब कि समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ इज इक्वल टू कोण बी सी एफ। तो हमारा जो कोण सी बी एफ होगा दोस्तों वो बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। अब जब कोण सी बी एफ बी सी एफ के बराबर हो गया, तो यहां पर देखिए कहाँ है दोस्तों ये सी बी एफ, तो सी बी एफ, उसके बाद बी सी एफ, क्या हुआ, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। देखिए कह रहा है कोण बी, जो मध्य कोण लिया जाता है दोस्तों उसी को कोण कहते हैं, ये बी, तो दोस्तों ये बी, ये सी आया, तो दोस्तों ये सी, तो मतलब कि बी और सी क्या हो गए फ्रेंड्स, इक्वल हो गए। अब देखिए अब जब बी और सी बराबर हो गए तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा था दोस्तों, ऐसे देखिए एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ये सी है, ये एफ है, और पास में बना देते हैं, ये फ्रेंड्स एफ है, और ये ऐसे बन रहा है जिसे इसे बी कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये त्रिभुज बन रहा है बी सी एफ। अब जब त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का जो कोण बी है और जो कोण सी है ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो इनकी जो सम्मुख भुजा होती है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो लिख दे रहे हैं दोस्तों, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होने पर उनकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, उनकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं या फिर बराबर होती हैं। अब दोस्तों इनकी कोण समान हो गए, तो कोण समान होने का मतलब क्या हुआ, इसके सामने भुजा ये और इस कोण के सामने भुजा ये वाली, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोस्तों। अतः भुजा बी एफ जो है, भुजा बी एफ इक्वल हो जाएगी दोस्तों एफ सी के, भुजा बी एफ इक्वल टू एफ सी। अब दोस्तों यहाँ पर भुजा बी एफ सी के इक्वल हो गया। यहाँ पर अगर हम माने दोस्तों, हम अगर यहाँ पर माना बिंदु बी, और ये हम कह सकते हैं दोस्तों माना दर्पण का द्वारा छोटा है,
दर्पण का मान लेते हैं जो दोस्तों दर्पण का द्वारक है वो छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है। अब जब दोस्तों दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो बिंदु बी पी के बहुत निकट हो जाएगा, तो बिंदु बी पी के बहुत निकट होगा, पी के बहुत निकट होगा, पी के बहुत निकट होगा। अब दोस्तों अगर बिंदु पी बी के बहुत निकट हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो बिंदु बी होगा पी के बहुत निकट होगा, बिंदु बी ये वाला जो बी बन रहा है मान लीजिए बी है, यहाँ पर पी हो जाएगा, तो बिंदु बी और पी लगभग समान या कह सकते हैं एक के ऊपर एक भी हो सकते हैं दोस्तों। ऐसे बी और पी बहुत निकट हो जाएंगे, तो बी और पी के बहुत निकट हो जाने के कारण बी को हम पी भी बोल सकते हैं दोस्तों। और मैंने अवतल दर्पण के सूत्र का जब निगमन करवाया था तो उसमें मैंने ये भी बताया कि कोई भी दूरी जो होती है वो ध्रुवी से नापी जाती है, किसी और बिंदु से नहीं नापी जाती दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दर्पण के द्वारा जब बहुत छोटा है दोस्तों तो बी को हम पी के निकट करते रहे, क्यों कर रहे हैं वो सुनिए। तो जब P बहुत निकट हो जाएगा तो उस समय दोस्तों हम BF को तो BF जो होगा दोस्तों, ये जो BF है वो BF क्या हो जाएगा, B यहाँ पर आ जाएगा तो उसे हम BF को PF बोल सकते हैं, क्योंकि B और P बहुत पास पास हो जाएंगे तो BF और BF को हम बोल सकते हैं कि PF इज इक्वल टू PF। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, BF इज इक्वल टू PF हो जाएगा। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा हो गया समीकरण 3, यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण 3 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण मानने से दोस्तों इजी हो जाएगा। अब ये BF इज इक्वल टू FC और BF इज इक्वल टू PF हो गया दोस्तों। अब देखिए हम दूरी नापते हैं अगर ध्रुव से केंद्र की, क्योंकि ध्रुव P से केंद्र C की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और हमें वक्रता त्रिज्या सूत्र में सिद्ध भी करना है। तो ध्रुव P से C की दूरी लेकर दोस्तों, ध्रुव P से C की दूरी, ध्रुव P से C की दूरी मतलब कि PC, तो ध्रुव P से C की दूरी क्या होती है दोस्तों, क्या हो जाएगी, P से C जाना है तो पहले P से F जाना पड़ेगा और P से F जाने के बाद वहां पर F से C को जोड़ना पड़ेगा, तो PF प्लस FC ये हमारी टोटल हो गई PC, मतलब कि PC को क्या कहेंगे, PF प्लस FC बोलेंगे, तो PF प्लस FC हो गया दोस्तों। अब ये दोस्तों FC हो गया, तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है। PC इज इक्वल टू PF, तो चलो ठीक है दोस्तों ये PF। अब अगर हम समीकरण 3 का मान रख दें समीकरण 4 में, समीकरण 3 का मान रख दें समीकरण 4 में, क्योंकि समीकरण 3 कह रहा है कि जहां पर BF मिले उसे हम FC भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों समीकरण 4 में हमें BF मिला, इसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, FC बोल सकते हैं। BF को हम कहेंगे FC और FC को क्या कहेंगे दोस्तों, तो FC बराबर हो जाएगा PF, मतलब कि जहां FC मिले वहां PF लिख दो। तो दोस्तों यहां पर हम कह सकते हैं समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समीकरण 4 में 3 से तो BF का मान FC रख सकते हैं, तो FC बराबर हो जाएगा, ये FC बराबर ये BF वाली वैल्यू FC को यहाँ पर रख दिए, FC बराबर हो जाएगा PF। अब जहाँ पर दोस्तों FC मिले वहाँ पर हमें क्या रख देना होगा, PF रख देना होगा, और वो दोस्तों समय आ गया है, हमें यहाँ पर FC मिल गया है, तो FC के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, PF को रख देंगे, FC के प्लेस पर हम रख देंगे PF, ऐसे। और अब देखिए PC इज इक्वल टू PF प्लस PF टू PF प्लस PF टू PF हो जाएगा दोस्तों। जो P से C की दूरी है वो 2PF के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर रोक लेते हैं PF को, यहाँ पर रोकते हैं PF को रोक लेते हैं और 2 को जाने देते हैं दूसरे पक्ष में, 2 यहाँ पर इन 2 में है, मल्टीप्लाई में है,
वहां पर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वहां पर जाने के बाद डिवाइड में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आया पी एफ इज इक्वल टू पी सी बाई टू। यहाँ पर पी एफ क्या है, तो पी से एफ की दूरी, मतलब कि पी से एफ की दूरी, ये देखो दोस्तों पी से एफ की दूरी, तो जो पी से एफ की दूरी होती है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को फ्रेंड्स एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर पी सी आया, तो ध्रुव पी से केंद्र सी की दूरी को ऐसे चलेंगे, ध्रुव पी से केंद्र सी की दूरी को वक्र का त्रिज्या कहते हैं और उसे आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो पी एफ की जगह हम क्या कह सकते हैं, एफ, और पी सी की जगह हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, आर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पी सी हो गया आर और पी एफ हो आर, और ये देखो टू दोस्तों टू, और ये पी एफ हो गया एफ। तो दोस्तों क्या निकल कर आया, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, इज इक्वल टू आर बाई टू। और यही हमारा सूत्र स्थापित करना था दोस्तों कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया दोस्तों, समझ लीजिएगा। अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दोस्तों ये था हमारा F बराबर आर बाई टू सूत्र का निबंध, वो भी अवतल दर्पण के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि ये F बराबर आर बाई टू सूत्र का निबंध एकदम से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा भी इस पर वीडियो बना सकता हूं। मुझे बस आप लोगों के प्यार की जरूरत है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, आपको F बराबर आर बाई टू सूत्र का निबंध पसंद आया है, तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद।